हाँ, तो फिर से एक बार आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? अपने चैप्टर की बात हो रही है धीरे धीरे, किसकी? दुर्ग व महल की बात करेंगे आज की। दुर्ग क्या चीज़ है, किले, 3-4 लगातार यही कह रहे हैं कि ये चैप्टर लेंगे, ये चैप्टर लेंगे। ठीक है, जो राजस्थान की चित्रकला है वो MCQ पूरे हो चुके हैं। मेरे हिसाब से आशा है कि आप लोगों को जो पूरा मामला है वो सेट हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं दिक्कत है तो वो लापरवाही किसकी है? आप लोगों की है। तो एक बार जिनको समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो दोबारा देखना, फिर से देखना। ठीक है, चीज़ें याद करना। याद करने के 3 फॉर्मूले हैं। क्या? एक बार तो वीडियो देखो, एक बार खुद से याद करो, एक बार रिवीजन मारो और फिर बाद में MCQ यानी टेस्ट लगाओ। बस, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। बादाम खाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। वैसे बादाम क्या है, महंगे। अपन बेरोजगार आदमी, ठीक है, तो महंगे भाव के बादाम नहीं खाने चाहिए। अपन को क्या करनी है? मेहनत करनी है। तो शुरू करें ना, आ गई ये बात समझ में? तो सबसे पहले तो अपना ये क्या है, डीजे एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चैप्टर का नाम आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। करते हैं शुरू, ठीक है? तो करो शुरू। एक सेकंड, पेन ले लूं मैं, व्हाइट कलर। बताओ देखे, चैप्टर का नाम क्या है? बताओ देखे मेरे को। क्या 2-3 दिन से यही रामायण चल रही है? क्या लेंगे? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो डालो भाई, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ठीक है। तो ये चैप्टर लेने वाले हैं अपन, नाम आप डाल सकते हो। तो कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये क्या है। तो अपन राजस्थान के दुर्ग पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग कह दो, किला कह दो, ठीक है, गढ़ कह दो, सब सेम ही है, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि दुर्ग क्या है, किला क्या है, गढ़ क्या है। सीधा सा समझ लो, जो पहाड़ी पर होता है, ठीक है, वही क्या है? दुर्ग है, किला है, गढ़ है। अपन तो ज्यादातर पहाड़ी वाले देखें, लेकिन अभी चल के आगे देखेंगे जो दुर्ग है वो जल में भी होता है, मरुस्थल में भी होता है, ठीक है, वन में भी होता है। बहुत सारे प्रकार हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के अपने यहाँ दुर्ग है, उनकी बात करेंगे। मैं इसकी बात कर रहा था, दुर्ग, किला, गढ़, कुछ भी नाम आ जाए, आपको एक ही चीज समझनी है, क्या? दुर्ग, ठीक है। तो होता है क्या है, पहले समझो मेरी बात। ये एक प्रकार से मकान है, जैसे अपन अभी नहीं बनाते 2 BHK 3 BHK, वैसे ये 1 BHK है, बड़ा सारा, जिसमें पता नहीं कितने कमरे और महल होते हैं। राजा महाराजा हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे में तो रहेंगे नहीं, बड़े बड़े में रहेंगे। अब कोई राजा है, उसको पहाड़ी पे रहने का शौक है, किसी राजा को। कोई राजा है जिसको जल में रहने का शौक है, ठीक है। कोई राजा है जिसको मरुस्थल में रहने का शौक है। मतलब अलग अलग, जैसे इंसान है, किसी की एक विचारधारा नहीं हो सकती, वैसे अलग अलग इच्छाएं होती है। तो किसी राजा ने पहाड़ी पर बनाया दुर्ग, किसी ने जल में बनाया, किसी में मरुस्थल में बनाया, किसी ने जंगल में बनाया। तो ऐसे सब दुर्ग बनाते गए, सब उसमें रह रहे हैं, काम चल रहा है। एक व्यक्ति आता है, वो देखता है राजस्थान के दुर्गों को, अरे भाई ये क्या सिस्टम है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है, एक रेगिस्तान में बना हुआ है, एक जल में बना हुआ है और एक खाई के बीच में बना हुआ है, ये क्या सिस्टम है? तो उसने पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उसने एक किताब लिख दी, ठीक है, और उसमें किताबों में दुर्गों का वर्णन कर दिया। हुआ क्या फिर वर्णन करने के बाद कि RPSC के पास वो किताब चली गई। RPSC ने देखा ये बढ़िया सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो RPSC वहाँ से प्रश्न पूछती है कि कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। उस किताब का नाम है शुक्र नीति। शुक्र लगा हुआ है तो शुक्र जी ने लिखा है, कई बार शुक्राचार्य भी आप कह सकते हो। तो औपचारिकता यहीं से शुरू होती है। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी एक स्टार्टिंग होती है ना, तो राजस्थान के दुर्ग की स्टार्टिंग यहाँ से। जैसे डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो अपन डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस बन जाए, मतलब लय बन जाए, तो वो यहाँ से बनेगी। तो पहली लाइन तो यही है कि एक किताब है जिसका नाम क्या है? शुक्र नीति। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इस किताब में कहा गया है कि जो दुर्ग है, राजस्थान के लिए नहीं, लगभग सबके लिए, ठीक है, वो 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो लिखो पहली लाइन, ठीक है। मैं टाइम दूंगा, समझ लेना आराम से। चैप्टर का नाम डाल लिया, क्या? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो पहली लाइन लिखनी है उसमें, वो लिखो, शुक्र नीति के अनुसार कौन सी नीति? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं।
के होते हैं। ठीक है भाई साहब, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। तो एक एक का नाम याद करना है। जट सीधी सी बात है, रट्टा नहीं मारना, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ जैसे 9 प्रकार कौन कौन सा। पहला करो गिरि दुर्ग। कौन सा? गिरि दुर्ग। ठीक है भाई साहब, गिरि दुर्ग हो गया। दूसरा लिखो सैन्य दुर्ग। कौन सा? सैन्य हो गया। तीसरा लिखो सहाय दुर्ग। ठीक है, फिर लिखो पारिक। पारिक मत कर देना, ख है, ठीक है, पारिक हो गया। फिर बाद में मैं बात करूं, फिर है पारिद। ठीक है, फिर बाद में बात करूं, फिर है एरण, और फिर वन, और एक लास्ट है धानवन। क्या? धानवन। ये 9 प्रकार के जो दुर्ग हैं वो शुक्र नीति के अनुसार सब ने बताए, चाणक्य ने बताए हैं, और भी 2-3 किताबें हैं उन सब ने बताए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुक्र नीति के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार? शुक्र नीति। लिखना चाहो तो लिख लो। जो रचयिता है वो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य, लेकिन कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अपन को एक लाइन याद रखनी है, क्या? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। एक बार पेन चेंज कर ले ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए मामला। एक सेकेंड, ये ले लेते हैं। हाँ, तो पहला दुर्ग अपन ने बात की कौन सी? गिरि दुर्ग की। गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। मतलब ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो, वही क्या है? गिरि दुर्ग है। अब देखो, आप आरएस मेंस का तो एग्जाम दे नहीं रहे, तो आप याद करो कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछ लेता है आरएस मेंस में कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना होता है उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। ठीक है। दूसरा सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सेना रहती हो, सेना का निवास हो। ठीक है, जैसे छावनी टाइप नहीं होती अपनी आर्मी की, वैसे। दूसरा सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सहाय मतलब आपस में भाई बंधु सब एक साथ रहते हो, जो सहायता के लिए कभी भी क्या हो? तत्पर हो। ठीक है, वही क्या है? सहाय दुर्ग है। आगे चले पारिक। पारिक, ख मतलब खाई, इसका ध्यान रखना। ऐसा दुर्ग जो खाई के ऊपर हो, मतलब खाई के आसपास हो, उसे क्या कहेंगे? पारिक, पारिक दुर्ग कहेंगे। अगला है पारिद, मतलब द मतलब दीवार से ले सकते हो आप। पारिद, ऐसा दुर्ग जो परकोटे के बीच में स्थित हो, उसे क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग कहेंगे। एरण और वन। ठीक है, वन मतलब ऐसा दुर्ग जो वन में हो, और एरण का मतलब भी क्या होता है? वन। तो फिर प्रश्न आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों वन में ही है, एक साथ बताने की जरूरत क्या है? तो देखो, आप लोगों को जो पता है वन है वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक थोड़ा सा जंगल होता है, एक घना जंगल होता है, एक ऐसा जंगल होता है जो घने से भी ज्यादा घना होता है। ठीक है, तो वो यही है एरण दुर्ग। इसमें क्या है? वो पेड़ पौधे तो हैं ही, साथ में कटीली झाड़ियां हैं। ठीक है, जो रास्ता है वो थोड़ा टफ है, बाटो वगैरह हैं। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं, इसलिए थोड़ा अलग कर दिया कि एक वन दुर्ग है और एक एरण दुर्ग है। वन तो जो वन में है, एरण जो थोड़ा कठिन रास्ते पे हो, वही क्या है? एरण दुर्ग है। धानवन दुर्ग। धानवन, ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा कहाँ है? रेगिस्तान में। ठीक है, जो अपने जैसलमेर में, बाड़मेर में जो दुर्ग पाए जाते हैं वो कौन से हैं? धानवन प्रकार के दुर्ग हैं। तो ये लाइन लिखो एक बार शुक्र नीति के अनुसार। फिर अपन बात करेंगे दुर्गों की। लिख लो, जल्दी से लिख लो। गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरण, वन, धान्य, धानवन। ठीक है, एक बार अगर लिख लोगे, ठीक है, माला फेर लोगे, मेरे हिसाब से फिर दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। लिख लिया ना? तो अब देखो, राजस्थान में है जिले कितने? 33, और अपन को दुर्ग भी पढ़ने हैं लगभग 30 से 33 के आसपास। सबको डीप में नहीं पढ़ना है, कुछ जो दुर्ग हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ का केवल आप लोगों को नाम याद रखना है। जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, गागरोन, इनमें तो अपन को डीप में जाना है, एक एक चीज पूछता है यहाँ से। लेकिन कुछ दुर्ग ऐसे हैं जैसे अचलगढ़ हो गया, ठीक है, और भी वैसे दुर्ग हैं, इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं और स्थान याद रखना है। थोड़ा हार्ड हो सकता है, रटने वाली क्या है चीज़ें ज़्यादा हैं। अब क्या करें भाई, आरपीएससी या फिर जो अदर बोर्ड है वो पूछते हैं और याद करना ही पड़ेगा। होता क्या है कि जब अपन देखने जाते हैं ना, जब तो मन में बहुत लालसा होती है कि भाई इस दुर्ग में ये है, ठीक है, यहाँ पर ये बना हुआ है, उस टाइम तो अपन सारी चीज़ें याद कर लेते हैं और देखते हुए चीज़ें बैठ भी जाती है, घूमने जाते हैं तब। अब लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि मैं लिखवा रहा हूँ, मैं क्या कोई भी लिखवाए, और आप लिख रहे हो और फिर पढ़ना होता है, तो अरे यार दुर्ग पढ़ रहे हैं। अब ये टाइम आ गया कि दुर्ग भी याद करने पड़ेंगे हमें, ठीक है, किसने बनवाया, उसमें क्या क्या बना हुआ है, ये तो छोड़ देती कम से कम आरपीएससी या फिर और कोई अदर बोर्ड हो। लेकिन क्या करें, कल्चर का पार्ट है,
पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न बनता ही बनता है। कल परसों आपने वनपाल का पेपर देखा होगा, उसमें भी एक आधा प्रश्न था किससे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से। तो छोड़ तो अपन सकते ही नहीं, कतई नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत करें, पहली ये लाइन लिख ली, अब सेकंड लाइन लिख लो, आगे बात समझ में, मतलब पढ़ना तो है। इस लाइन के बाद में एक लाइन और लिखो। होता क्या है कि अपने यहाँ जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को, कितने को, 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये लाइन लिखो एक बार, जून 2013 में राजस्थान ऐसे लिख दो ना, चल जाएगा ना, मामला समझ जाना, डॉट है। राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। शामिल किया गया, ठीक है। मतलब इनका विशेष रूप से संरक्षण किया जाएगा। फेमस है, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है इनमें, इसलिए अपन को सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। क्या जून 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि कब 6 दुर्गों को शामिल किया गया। जून 2013 में कितने दुर्गों को, 6 दुर्गों को किस में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब प्रश्न आता है कि ये 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, तो नाम याद रखना है, प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला तो क्या हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग, ठीक है भाई साहब। दूसरा हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तीसरा हो जाएगा रणथंबोर, सबको पता है रणथंबोर, बताने की जरूरत है क्या, कहां पर है रणथंबोर, ठीक है। अगर रणथंबोर भी नहीं पता तो फिर डाउट होता है आप पे, ठीक है। जैसे मैं रणथंबोर हो गया। चौथा लिखो चित्तौड़गढ़, पांचवा लिखो कुंभलगढ़, और एक कितने हो गए, 5, छठा बचता है आमेर दुर्ग। कौन सा, आमेर दुर्ग, ठीक है भाई साहब। ये 6 आप लोगों को नाम रटने हैं, याद करने हैं। प्रश्न कभी भी आंख बंद कर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्ग शामिल हैं। तो कितने हैं, 6 हैं। पहला कौन सा है, गागरोन, दूसरा जैसलमेर, तीसरा रणथंबोर, चौथा चित्तौड़गढ़, पांचवा कुंभलगढ़ और छठा आमेर। ऐसे ही एक बार ऑफलाइन क्लास में मैं लिखवा रहा था तो सर कह रहे थे याद कैसे करें सर, इतने नाम आप कह रहे हो कि 33 दुर्ग पढ़ने हैं अपन को, ठीक है, उन सब के नाम और फिर ऊपर से कैसे याद होगा, ठीक है। तो उसने कहा ट्रिक बता दो सर इसकी। तो ट्रिक तो क्या बताएं, तो फिर मैं, उस बच्चे ने कह दिया कि सर मैं बता दूं, आप लोग आपको याद नहीं आती तो बोलो भाई तू बता दे, सबके काम आ जाए। तो उसने कहा कि गाजर चीकू आम से याद कर लो। मैं कहा यार क्या सब्जी मंडी बेच रहा है, बोले सर लिखो तो सही। तो आपको भी लिख देता हूँ, क्या, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम, मतलब सही है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि खुद अपने हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं और वो सही भी है, जरूरी है। अब जैसे 6 के 6 इस लाइन से याद हो जाती है, ठीक है। गा मतलब क्या हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा, ठीक है, गागरोन। जय मतलब जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। रणथंबोर हो जाएगा, रे मतलब, और ची मतलब चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा देख लेना आप। कु मतलब कुंभलगढ़ हो जाएगा और आ मतलब आमेर हो जाएगा। तो एक लाइन से अगर काम बनता है तो क्यों ना अप्लाई किया जाए। अपन तो स्टूडेंट है, जितना शॉर्टकट हो सके और अच्छे तरीके से हो सके, स्मार्ट तरीके से हो सके, चीज़ें अपनानी चाहिए। तो गाजर चीकू आम से याद कर लेना, कभी भी गाजर चीकू आम का नाम याद आए, ये 6 दुर्ग आप लोगों को याद आने चाहिए। गा मतलब गागरोन, क्या, गागरोन। जय मतलब जैसलमेर, रे मतलब रणथंबोर, ची मतलब चित्तौड़गढ़, ठीक है। कु मतलब कुंभलगढ़ और आम मतलब आमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमेर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, आगे बात समझ में, ये जल्दी से लिखो फिर अपन आगे चलते हैं। गाजर चीकू आम, कभी भी आपसे पूछूं तो तुरंत बताना है क्या, गाजर चीकू आम। ये चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, ये जरूर बोलना है। लिख लिया, चलें आगे। तो सबसे पहले कौन सा उठाएं, दुर्गों की बात करनी है तो कौन सा उठाएं, चित्तौड़गढ़ ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो करो शुरू। 1 नंबर पे डालो
गणेश जी का नाम लेके, सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लेते हैं ना, तो ये लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लो भगवान से आशीर्वाद कि इस बार तो हमारी नैया लगा ही दो। तो पहली बात, एक दुर्ग है, किसी ना किसी ने निर्माण करवाया होगा। अब निर्माण करवाया तो अपने उसमें रहने की, खाने पीने की सुविधा भी की होगी। अब राजा महाराजा ने करवाया तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें अपन को याद करनी है, क्योंकि आरपीएस या जो भी अदर बोर्ड है वो पूछता है। तो सबसे पहले तो निर्माता, ठीक है, अपन क्या होंगे, एक तो सीधा सीधा लिखवाने का होता है कि इसका निर्माण इसने करवाया 4-5 लाइनों में, या बांट के, मतलब निर्माण हो गया, कुछ विशेष हो गया, या कुछ मंदिर है वो हो गया, ऐसे बांट के ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो क्या रहेगा, सरल रहेगा और चीज़ें याद हो जाएगी कि 5 पॉइंट है, याद करने अपन को। नहीं फिर वो क्या होता है कि खिचपिच होता है, घेला मेला हो जाता है, तो उस हिसाब से अपन नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे आराम से तोड़ तोड़ के। तो सबसे पहले निर्माण, कोई भी चीज़ बनती है तो उसका निर्माता तो होता ही है, तो निर्माता तो कौन होगा। देखो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, जो अपनी पौराणिक कहानियाँ वो कहती हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो अपने भीम है, ठीक है, बलशाली भीम, उन्होंने करवाया। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चित्रांगद मौर्य, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो वो लिख लो, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। मौर्य, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा या मौर्य लग रहा है तो मौर्य वंश से संबंधित है क्या? हाँ बिल्कुल, वो जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे युद्ध हुआ था, कैसे दुर्ग वगैरह छीना गया था। यहाँ सिर्फ याद कर लो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। अब इतना बड़ा दुर्ग है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके उपनाम ना हो। तो उपनाम है, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछते हैं। तो उपनाम, पहला तो ये राजस्थान का गौरव है। क्या? राजस्थान का गौरव है भाई साहब। अब गौरव है तो समझ जाओ कितनी विशेषता अपने आप में रखता होगा। पहली विशेषता तो यही है कि ये क्या है, राजस्थान का गौरव है। दूसरी विशेषता देखो, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। देखो होता क्या है कि पहले दिल्ली से अगर गुजरात जाना हो, मालवा जाना हो, तो ये जो अपना चित्तौड़गढ़ है इधर से ही जाना पड़ता था, यही रास्ता पड़ता था। तो इसलिए इसे कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार, ठीक है। पहला राजस्थान का गौरव हो गया, मालवा का प्रवेश द्वार हो गया। क्यों कहते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा लिखो, लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट फर्स्ट, लिविंग मतलब रहना, फोर्ट मतलब किला, फर्स्ट मतलब पहला। मतलब ये पहला ऐसा किला है जो सबसे बड़ा आवासीय किला है। मतलब कहा जाता है इसमें लगभग 30 से 35 हजार लोग आराम से रह सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कोष्टक में चाहो तो लिख लेना, सबसे बड़ा आवासीय किला। सबसे बड़ा आवासीय किला। आवासीय दुर्ग कह दो, किला कह दो, एक ही बात है, ठीक है, याद रह जाएगा। 3 नाम खूब है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, लिविंग फोर्ट फर्स्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। एक बार ये लिखो 2 चीजें, निर्माता चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, उपनाम राजस्थान का गौरव, और ये सारे जल्दी लिखो। इसे कई बार चित्रकूट भी कह देते हैं क्योंकि इसका निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन आप तो ये 3 याद रखो, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है, लिख लिया। आगे चलें तो पहला उपनाम निर्माता हो गया, सॉरी, ठीक है, दूसरा उपनाम हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखो, क्या? विशेष। तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें क्या विशेष है? ये एक दुर्ग है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो विशेष बात होगी, राजा महाराजा है। तो पहली विशेषता तो सबसे बड़ी यही है कि अभी अपन ने शुक्र नीति पढ़ के आए, उसमें कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है? 9 प्रकार के। तो 9 में से 8 दुर्गों की विशेषताएं ये दुर्ग रखता है, एक छूटती है, और वो कौन सी है? दानवन। दानवन मैंने आप लोगों को बताया, दानवन का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में हो। तो एक तो कहाँ? जैसलमेर, ठीक है, अपने मरुस्थल कहाँ मिलता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में ही मिलता है। और एक कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। मतलब एक तो पूरा पश्चिम में और एक पूरा दक्षिण में। तो मरुस्थल कहाँ से आएंगे? तो मरुस्थल वाली विशेषता है नहीं। अगर यहाँ पर मरुस्थल होता तो शायद ये विशेषता और जुड़ जाती। तो एक विशेषता यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि शुक्र नीति के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आप में कौन सी विशेषता
नहीं रखता। तो कौन सी नहीं रखता? धानवन रखता है। पहला विशेषता तो यही है, विशेषता भी लिख सकते हो या विशेष भी। तो पहले लिखो ये शुक्र नीति के अनुसार, कौन सी नीति? शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार यह दुर्ग धानवन दुर्ग की विशेषता दुर्ग की विशेषता नहीं रखता। ठीक है, नहीं रखता मतलब सीधी सी बात है, 9 में से 1 गया तो कितने बच गए? 8। तो अब 8 विशेषताएं रखता है। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है, बिल्कुल 8 विशेषताएं रखता है। गिरिदुर्ग ये एक पहाड़ी पर है या पठार पर है, मैसा के पठार पर स्थित है। दूसरा सैन्य दुर्ग, मैंने कहा कि इसमें 30 से 40 हजार लोग आराम से रहते हैं। तो इतने जब लोग रहते हैं तो सेना तो रहती ही होगी, सीधी सी बात है, लोगों की रक्षा के लिए सेना रहती है। चौथी में बात करूँ पारिक, तो इसके आसपास क्या है? खाई बनी हुई है। पारिक परकोटा बना हुआ है, बहुत बड़ा सारा परकोटा बना हुआ है। और मैं बात करूँ तो और कौन सा बनता है? एरन, बिल्कुल आसपास में क्या है? घना जंगल है, वनों के बीच में, तो ये है। मतलब इस प्रकार से सारी विशेषताएं रखता है। फोटो देख लो एक बार ताकि आप लोगों को क्या जाए, पूरा मामला ही समझ में आ जाए कि रखता भी है कि नहीं रखता, कि ऐसे ही कहते हैं। वो एक फिल्म आई थी बीच में, नाम याद नहीं है मेरे को, उसमें एक्टर कहता है कि ये सब बोलते हैं कि शेर दौड़ता ही दौड़ता है, वास्तव में दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? बिल्ली की तरह क्या पता म्याऊ करता है। चलो देख के आते हैं। तो देखो क्या चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो अपने आप में सारी विशेषता रखता है या नहीं रखता? तो देखो यह है, आपको शायद धुंधली नजर आ रही है शायद, फिर भी जो भी आ रही है। तो एक तो ये परकोटा हो गया, ठीक है, पहाड़ी पर हो गया, ठीक है, ये जंगल हो गया आसपास, ये सारी विशेषताएं देख लो। ये रास्ता है इसका, ये एक प्रकार से क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की फोटो ली है। ये मैंने बड़ी नहीं की क्योंकि अगर बड़ी लेता तो शायद फाट जाती। हो सकता है आपकी जो अपन PDF देंगे उसमें आप लोगों को बड़ी करके दे देंगे, देख लेना। या नहीं दिख रही तो एक बार अपने YouTube चैनल पे जा, ये मतलब किसी को भी गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना। मेरे हिसाब से दिख रही नहीं, ये छोटी है इसलिए छोटी रखा है, ठीक है। तो चले आगे अपन, तो चलो ये कहाँ तक आ गया था? अपन विशेष में आ गए, ठीक है। पहली विशेषता तो ये हो गई, फिर बाद में पहली होगी, दूसरी लिखो। यह दुर्ग, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। लो, जल दुर्ग की तो विशेषता आ गई। कौन कौन सी नदी? गंभीरी और बेड़च। याद कर लेना, सीधा प्रश्न बनता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। दूसरी लाइन ये होगी। तीसरी लाइन लिखो, यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है भाई, मेसा के पठार पर स्थित है। ये लो, ये भी अंडरलाइन कर लेना, मेसा का पठार। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तो एक तो विशेषता कौन सी होगी? गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। दूसरी विशेषता होगी मेसा के पठार पर स्थित है, मतलब जल दुर्ग भी हो गया, गिरि दुर्ग भी हो गया। फिर एरन वन्य, तो ये जंगल वगैरह आप लोगों को फोटो में दिख रही होगा, ठीक है। परकोटा भी दिख रही होगा। लिख लिए? 3 लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ज़्यादा महाभारत है नहीं, एक दुर्ग है, 4-5 बातें हैं उसके बारे में याद करने के बारे में। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत बुरी बात है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिया? चलें आगे। तो चलो चौथी विशेषता लिखो। चौथी विशेषता लिखो, इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। कितने? 3 साके हुए हैं। अब पहला तो दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए कि ये साका क्या चीज़ है। तो देखो, आप लोगों ने जौहर नाम की चीज़ सुनी होगी, इधर साइड में लिख देता हूँ, एक जौहर, ठीक है, और एक केसरिया, दोनों चीज सुनी होगी। जब अपने यहाँ राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो पीले वस्त्रों में जाते थे, उसे तो कहते हैं केसरिया। और जब लगता था कि जो अपने पति देव हैं, ठीक है, वो अब लौटने वाले नहीं हैं, तो जो महिलाएं हैं वो अग्निकुंड में
कूद जाती थी, उसे कहते थे जौहर। तो जब ये दोनों घटना साथ में होती थी, मतलब जौहर भी हो गया और केसरी भी हो गया, मतलब पीले वस्त्र पहन के युद्ध करने चले गए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? साका कहते हैं। क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो ऐसी घटना अपने चित्तौड़गढ़ में कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। पहली घटना मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है, रानी पद्मिनी वाली, जो पद्मावती है वो कहानी आप लोगों को पता होगा, पूरी फिल्म आप लोगों ने देख रखी है। दूसरी ऐसी कहानी विक्रमादित्य के समय होती है, और एक तीसरी कहानी अपने जो उदय सिंह है उनके समय होती है। तो 3 बार ये कहानी घटित हुई, कितने? अपने चित्तौड़गढ़ में। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब अपन इतिहास पढ़ेंगे उसमें डीप से पढ़ेंगे, यहाँ केवल नाम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि तनैसे में ही सल्टा दिया आपने। तो 3 साके लिखो। एक तो हुआ 1303 में, एक हुआ 1534-35 में, एक हुआ 1567-68 में। पहला तो हुआ था रतन सिंह, ठीक है, किसने किरदार निभाया था? कबीर सिंह ने। एक रतन सिंह हो गया, रतन सिंह के बाद में एक अपने विक्रमादित्य जी, और एक है अपने उदय सिंह। हाँ, ये वही उदय सिंह, महाराणा प्रताप जी के फादर साहब उदय सिंह। 3 शाखाएं हुए, ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो ये इन चीज़ों की आप डीप से देखेंगे, ठीक है। केसरिया क्या है, जौहर क्या है, ये वहाँ लिखाऊंगा, यहाँ आप लोगों को समझाया था। सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, लिख लो। अगर दुर्ग में ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे तो घपला हो जाएगा, और घपला नुकसानदायक होता है। लिख लिया? चले आगे। तो ये विशेष में बस इतने ही बातें थी। अब आगे बात करेंगे अपन में किसकी? मंदिरों की। मंदिर मतलब इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अपन कुछ मंदिरों की बात करेंगे, कुछ बच जाएंगे जिनकी बात अपन इतिहास पढ़ते समय करेंगे। तो लिखो, पहला मंदिर तो लिखो कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, ठीक। मंदिर से प्रश्न बनता है, ठीक है। अपन अलग से मंदिर चैप्टर भी करेंगे, लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। एक तो कुंभ श्याम मंदिर हो गया, दूसरा श्रृंगार मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, एक मीरा मंदिर हो गया, एक कालका माता का मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, ये लिखो, कुंभ श्याम मंदिर हो गया, श्रृंगार मंदिर हो गया, मीरा मंदिर हो गया, कालका माता का मंदिर हो गया। लिख लो जल्दी से। एक और लिखाऊं क्या? 5? चलो रहने दो, खूब है इतने। बाकी जब अपन मंदिर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डीप से देखेंगे, ठीक है। लिख लिया? चले आगे। चलो, मंदिर हो गया। अब इमारतें की बात करते हैं। इमारत मतलब ये जो दुर्ग है इसमें कोई ना कोई इमारत होगी। बहुत ज़्यादा एक फेमस इमारत है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, विजय स्तंभ। इससे रिलेटेड ही एक इमारत है कीर्ति स्तंभ। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, एक विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, किसका निर्माण किसने करवाया था, इसकी बात अपन इतिहास में करेंगे। यहाँ सिर्फ इमारतों का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक लिखो, कौन सी? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है। एक लिखो कीर्ति स्तंभ, एक लिखो यहां पर है नवलखा कुंड, नवलखा कुंड। देखो यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं भाई साहब, मैंने देखा है कई बार प्रश्न पूछता है नवलखा दरवाजा बताओ, नवलखा बावड़ी बताओ, नवलखा कुंड बताओ। तो थोड़ा ध्यान रखना, नवलखा कुंड तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जो बाकी बाद में बावड़ी है उन सब की बात अपन बाद में करेंगे। अभी ये 3 ध्यान रखो, विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, नवलखा कुंड हो गया। और कुछ महल भी हैं, ठीक है। महल के नाम भी यहीं लिख लो, महल। तो लिखो महल, पहला तो पद्मिनी महल, महल हो गया। एक लिखो कुंभा महल, एक लिख लो तीसरा फतेह सागर महल, फतेह सागर महल। ये 3 महल भी आप लोगों को याद करने हैं। पद्मिनी महल हो गया, कुंभा महल हो गया, फतेह सागर
महल हो गया। इमारतें 3 हैं, अभी इसके लिए खूब है, बाकी की बात जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डीप से। ठीक है, लिख लिया, इमारत हो गया, महल हो गया। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या, इधर लिख देता हूं, निर्माता कौन है, चित्रांग या चित्रांग मौर्य। दूसरा क्या लिखा था, उपनाम, तो उपनाम क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव हो गया। ठीक है, और क्या, लिविंग फोर्ट फर्स्ट हो गया, और मालवा का प्रवेश द्वार हो गया। चित्रकूट कहते हैं, क्यों कहते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, उपनाम के बाद में तीसरी अपन ने विशेष बातें की थी कि कौन कौन सी विशेष बातें। आप भी जब पढ़ो ना तो ऐसे लिख के पढ़ा करो कि निर्माता हो गया, उपनाम हो गया, विशेष हो गया, विशेष के बाद में चौथी क्या है, इमारत हो गया, इमारत हो गया, इमारत के बाद में पांचवा महल हो गया। बस इतनी बातें किसके बारे में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में है। और एक लाइन जब जाते जाते अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में लिखते हैं, लिखो कहावत। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है, क्या, लिखो, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। कितनी बढ़िया कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गडैया। अब कुछ कह रहे होंगे कि सर कहावत तो बढ़िया है, मीनिंग बताओ कि अर्थ क्या है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि इस जो कहावत है इसका मतलब क्या है, आप लोग कल पढ़ोगे और मेरे को बताओगे। आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग खूब है, एक बार आप लोगों की आदत हो जाए, बाकी की बात अपन बाद में करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दो, सबसे पहले आते उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। 2-3 बातें हैं, एक बार वापस मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं, कौन कौन से, गिरी हो गया, सैन्य हो गया, सहाय हो गया, पारिक हो गया, पारिद हो गया। फिर बाद में एरण, वन और दान वन हो गया। फिर बाद में मैंने कहा कि जो अपने 6 दुर्ग हैं राजस्थान के, उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक लाइन बताइए, गाजर जी को आम से आप लोग याद कर लेना, मामला सलट जाएगा। और फिर अपन ने शुरुआत की है किसकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। उसमें 5 बातें हैं, एक तो निर्माता, एक उपनाम, एक विशेष, फिर बाद में मंदिर, और फिर बाद में इमारत और महल। सॉरी 6 बातें हो गई। कितनी बातें हो गई, 6 बातें होगी। हो सकता है कि मंदिर आप लोगों को 1-2 कम लगे, क्योंकि अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे किसका, मंदिरों का, कि राजस्थान में 33 जिले हैं, कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ मंदिर पाए जाते हैं और कितने फेमस मंदिर हैं। तो वहाँ पे भी अपन थोड़ा क्या करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ दुर्ग की बात करें तो थोड़ा दुर्ग के हिसाब से ही चलते हैं। अब आगे के दुर्ग अपन कर लेंगे। तो ठीक है, कल मिले, ओके, थैंक यू।